हिंदी कक्षा 7 इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। इस इकाई के पहले वीडियो में हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवनी देख ली, पूरी इकाई पढ़ ली और समझ ली। साथ ही साथ हमने अभ्यास शुरू कर दिया था। अभ्यास के पहले 4 प्रश्न और उनके उत्तर हमने लिख लिए हैं। आज शुरू करते हैं अभ्यास के 5वें प्रश्न से और उसके बाद स्वाध्याय लिखेंगे। स्वाध्याय के बाद भाषा सज्जता भी हमको समझनी है। भाषा सज्जता में आज 2 प्रकार के सर्वनाम हम सीखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभ्यास का प्रश्न 5वां है। दूरदर्शन माने टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक? क्यों? कारण सहित तर्क दीजिए। आज हर एक घर में टेलीविज़न माने दूरदर्शन होता है। दूरदर्शन देखना हानिकारक है या लाभदायी, यह हमें सोचना है और ऐसा क्यों है वो भी यहाँ कारण सहित तर्क लिखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दूरदर्शन देखने के लाभ। आज के समय में समाचारों से अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। आज पेंडेमिक की परिस्थिति में हर रोज़ कौन कौन से ऐसे विस्तार है जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जाहिर हुए हैं, वो सब जानकारी होनी बहुत आवश्यक हो गई है। इसीलिए वो सब जानकारी हमें दैनिक समाचार में से मिल सकती है जो दूरदर्शन में आते हैं। आज विज्ञान ने बहुत खोज कर रखी है। पृथ्वी के बाहर भी विज्ञान ने अपना प्रकाश फैलाया हुआ है। विज्ञान के कार्यक्रम देखना भी दूरदर्शन से लाभदायी हो सकता है। जिसको प्रकृति में ज़्यादा लगाव है वो प्राकृतिक कार्यक्रम भी देखते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ हमको दूरदर्शन से मिल सकती हैं। साथ ही साथ कौटुंबिक कार्यक्रम भी दूरदर्शन से प्रसारित होते हैं और हास्य और सेहत से जुड़े कार्यक्रम भी हम देख सकते हैं। कहा जाता है हास्य है वो सबसे बड़ी दवाई है जो किसी भी रोग को मिटा सकती है और साथ ही साथ सेहत से जुड़े कार्यक्रम देखने से हमारी सेहत अच्छी हम रख सकते हैं। कई चैनल पे धार्मिक कार्यक्रम भी आते हैं। लोग अपने धर्म के अनुसार कार्यक्रम देख सकते हैं और प्रभु भक्ति कर सकते हैं। ऐसे और कई फायदे हैं जो हम दूरदर्शन देखने से ले सकते हैं। आइए अब नज़र डालते हैं दूरदर्शन देखने से होने वाली हानि पर। ज़्यादा दूरदर्शन माने टीवी देखने से आदत लग सकती है बच्चों को भी और बड़ों को भी। बच्चों की आदतें बिगड़ सकती है। आज जो दूरदर्शन में कार्यक्रम आते हैं उनमें अगर आप पसंदीदा कार्यक्रम नहीं देखते, कोई भी कार्यक्रम देखते हो तो बच्चों की आदत भी बिगड़ सकती है।
ज़्यादा दूरदर्शन देखने से आंखें बिगड़ सकती है, आंखों के रोग हो सकते हैं। कई कार्यक्रम ऐसे आते हैं जिसमें हिंसा, आक्रामकता, असामाजिकता आदि खराब गुणों का सिंचन हो सकता है। ऐसे कार्यक्रम नहीं देखने चाहिए और बच्चों को भी ऐसे कार्यक्रम देखने नहीं देने चाहिए। जब भी हम दूरदर्शन देखते हैं तो चलते फिरते तो देख नहीं सकते, बैठ के या लेट के ही देखना पड़ता है। ज़्यादा दूरदर्शन देखने के लिए ज़्यादा बैठना पड़ता है। इससे मोटापा आने की संभावना है और सेहत को नुकसान हो सकता है। बैठे बैठे हम दूरदर्शन देखते रहते हैं और जब कुछ भी काम नहीं होता तो हमको थोड़ी भूख भी लगती है, इसीलिए हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं। इससे मोटापा आने की संभावना है। साथ ही साथ बिना समझे कुछ भी करने से सेहत को नुकसान हो सकता है। ज़्यादा दूरदर्शन और असंदिग्ध कार्यक्रमों के कारण समाज में संबंधों में भी टकराव आ सकता है। दूरदर्शन देखने के जितने लाभ हैं उतने ही हानि भी उतनी ही हानि हो सकती है। दूरदर्शन एक दो धार वाली तलवार है जो आपको आपके घर में रखनी होती है और उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आपको ही देखना है। अगर अच्छा इस्तेमाल करोगे तो वो तलवार आपको कभी भी नहीं लगेगी। अगर दूरदर्शन योग्य मात्रा में और योग्य कार्यक्रमों को देखा जाए तो वह लाभदायी है, अन्यथा दूरदर्शन कुछ लाभ नहीं देता बल्कि बहुत हमको हानि हो सकती है। शुरू करते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। यहाँ पे जितने शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में से हमको अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। साथ ही साथ अगर कोई शब्द इनमें नहीं दिया गया तो आप अपने आप भी वो शब्द जोड़ सकते हो। इन शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है और इकाई में दिए गए वाक्य बनाने हैं। शब्द कुछ इस प्रकार है, कलाबाजियाँ, बालक, है, लोक विज्ञान, होकर, यशस्वी, अनुसंधान, करते, किया, वो, दिया, योगदान, में, गठन, बड़ा, के पर, विकास, अहमदाबाद, भारतीय, की, केंद्र, का। हमको इन शब्दों का और अगर कोई शब्द इसमें नहीं है तो अपनी ओर से भी उसमें रख के वाक्य बनाना है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। इसी तरह और 3 वाक्य बनाने हैं। कुछ इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं,
विक्रम साइकिल पर कलाबाजियां करते थे। यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। स्वाध्याय का प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित एकवचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द इस प्रकार है, लड़का, किताब, नदी, नारी और माली। लड़का शब्द का बहुवचन लड़के होता है। उन दोनों शब्दों के वाक्य इस प्रकार है, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। दूसरा शब्द है किताब, जिसका बहुवचन होता है किताबें। वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास 10 किताबें हैं। नदी का बहुवचन होता है नदियाँ। हमारे गांव के पास नदी है। संगम स्थान पर 5 नदियाँ मिलती है। माली शब्द का बहुवचन भी माली ही होता है। इस बगीचे का माली कौन है? इन बगीचों में बहुत सारे माली काम करते हैं। स्वाध्याय का प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे जो परिच्छेद दिया गया है उसका मातृभाषा में यानी गुजराती में अनुवाद करना है। पहले हम ये परिच्छेद पढ़ते हैं, उसके बाद जो अनुवाद है वो देखेंगे। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। अब इस परिच्छेद को हमारी मातृभाषा माने गुजराती में अनुवाद करते हैं। तो ગુજરાતીમાં આ મુજબ અનુવાદ થશે, તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ નહોતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજને માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા. તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે જ અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નહેરુ વિકાસ સંસ્થાનની સ્થાપના થઈ. અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા રહ્યા. आज भाषा सज्जता में हमें निश्चयवाचक और अनिश्चितवाचक सर्वनाम की जानकारी प्राप्त करनी है. यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं और समझते हैं. पहला वाक्य है, यह किताब महेश की है. प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, यह किताब किसकी है? यहाँ पे निश्चित व्यक्ति है महेश, किताब महेश की है. दूसरा वाक्य है, लड़का गेंद से खेल रहा है. कौन खेल रहा है? लड़का खेल रहा है. दोनों वाक्यों में जो शब्द है वो शब्द किसी
निश्चित वस्तु या व्यक्ति को दर्शाते हैं। ऐसे जो सर्वनाम है जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति को दर्शाते हैं उनको निश्चयवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। तीसरा और चौथा वाक्य देखते हैं। तीसरे वाक्य में दरवाजे पर कोई है। प्रश्न है दरवाजे पर कौन है। कौन है वो नहीं मालूम, कोई आया हुआ है। यहाँ पे कोई व्यक्ति निश्चित नहीं है। उसी तरह चौथा वाक्य है प्रीति के पास कुछ तो है। प्रीति के पास क्या है? कुछ है, लेकिन क्या है वो पता नहीं। जब ऐसे कोई सर्वनाम है जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं करते, उन सर्वनामों को अनिश्चित वाचक सर्वनाम हम कहते हैं। पहले और दूसरे वाक्य में प्रश्न पूछने से हमें व्यक्ति या वस्तु का नाम पता चलता है, हमने आगे देखा यहाँ पे पहले और दूसरे वाक्य में। जबकि तीसरे और चौथे वाक्य में प्रश्न पूछने से हमें कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह आदि। यह लड़का, वह लड़की। इसी तरह किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई, कुछ। हमने यहाँ पे जो शब्द देखे, ऐसे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं करते, उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब समय है गृह कार्य का। गृह कार्य में आपको यहाँ पे जो 5 वाक्य दिए गए हैं उन सभी वाक्यों में से सर्वनाम को पहचानना है और उसका प्रकार लिखना है।